सत श्री अकाल इमीग्रेशन साइज विद मनदीप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। आस करते हैं चढ़ती कला होंगे तुसी सारे। इस प्रोग्राम का संचालन समय टू समय से करते हैं ताकि तुहानू घर बैठे इन्फॉर्मेशन दे सकीए। ते हर बार की तरह फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्टर्न ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। सो स्टडी वीजा नाल जुड़े तुहाडे मन च कोई भी सवाल है या फिर इन्वेस्टमेंट वीजा बारे कोई जानकारी चाहते हो, घूमन फिरन दे तुसी शौकीन हैगे हो या कैनेडा या आस्ट्रेलिया वर्गे मुल्कां च डायरैक्ट पीआर दी फाइल लॉन्च करना चाहते हो, तां हरेक कैटेगरी नू वेस्टर्न ओवरसीज जिहड़ा है ऑलमोस्ट कवर करदा है। तुसी किसी भी तरीके दी कोई हेल्प चाहते हो, सर्विसेज दा बेनिफिट लेना चाहते हो, स्क्रीन दे हेठां वाले नंबर ते कॉल करके तुसी बेनिफिट लै सकदे हो। अज दे प्रोग्राम नू अंत तक तुसी जरूर देखियो क्योंकि स्टडी दी गल बहुत वार असीं कीती है और लेकिन अज दा प्रोग्राम तां खास है क्योंकि अज असीं घूमन फिरन दे शौकीन लोकां नू टारगेट करन लगे हैं कि वाकई टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा जिन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते असीं सोशल मीडिया दे उत्ते दी एडवरटाइजमेंट देखदे हां, उन्हां प्रमोट हुंदा भी है कि नहीं हुंदा, की कैटेगरीज ने, किद्दां दे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सारी गलबात करांगे। पहला सवाल तां प्रदीप सर तुहानू यही है, ग्रांट हुंदा है टूरिस्ट वीजा उन्ने वड्डे लेवल ते ग्रांट हुंदा है कि सिर्फ नाम ज्यादा है लेकिन सक्सेस रेशो घट है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल क्या है। यहाँ एम्बेसी वीजा देने के लिए है और हर एक कंट्री टूरिस्ट को हमेशा प्रमोट करता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है अगर टूरिस्ट उस कंट्री में आते हैं। तो सपोज करो आप ही कहीं यूएस कनाडा घूमने जा रहे हैं, आप उस कंट्री में 10 दिन 15 दिन के लिए जाएंगे, आप होटल बुक करेंगे तो यू विल स्पेंड ए ह्यूज मनी, आप वहाँ खाना भी खाएंगे, आप वहां से परचेजिंग भी करेंगे, ठीक है ना। और तो और इधर उधर टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उस पर घूमेंगे भी, तो वहां भी कोई टिकट होगी तो वो भी आप लेंगे। करें माय पॉइंट्स। तो आप कहीं ना कहीं उस कंट्री में आपने कंट्रीब्यूट किया ना। हाँ जी, राइट। तो वीजा तो ओपन है लेकिन उस एप्लीकेंट के लिए है जो रियली जेन्युइन कैंडिडेट है। अब एक पर्सन जिसकी इनकम है नहीं, ठीक है, आईटीआर वो भरता है तो 3-4-5 लाख रुपए की है। अब वो कनाडा यूएस घूमने जा रहा है जहां 15 दिन का प्लान में उसके 10-15 लाख रुपए लग जाने हैं और उसकी इनकम 5 लाख से नीचे है, तो बड़ा टफ हो जाता है। इनकम का उसका फ्लो है नहीं, फंड्स उसके पास है नहीं, तो वीजा नहीं आता। एक पर्सन जो रियली एलिजिबल है उसको वीजा मिलेगा और जो एलिजिबल नहीं है उसको नहीं मिलेगा। जैसे एक पर्सन है, उसका बिजनेस है या जॉब है, ठीक है, उसकी इनकम अच्छी है, ठीक है, वो उसके पास फंड्स की बात करें, फंड्स भी है तो वीजा लगेगा। और जिसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, उसके पास फंड नहीं है, कोई काम कर भी रहा है लेकिन आईटीआर नहीं भरता है, ठीक है, उसके पास अकाउंट में पैसे नहीं है तो वीजा नहीं लगता। एक कैटेगरी ऐसी है जैसे जो आज की डेट में 12 पास स्टूडेंट्स हैं या जिसने ग्रेजुएशन कर लिए, 21-22 साल के कैंडिडेट्स होते हैं, अभी उन्होंने इंडिया पूरा घुमा नहीं होता, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं कनाडा जाऊं, यूएस जाना चाहता हूं, यूरोप जाना चाहता हूं, तो नेचुरल सी बात है कि जस्ट वो फ्रेश पास आउट है, वर्किंग है नहीं, ऊपर से उसकी आज आईटीआर नहीं है तो वीजा नहीं लगना। वही एक कैंडिडेट जिसकी एनुअल इनकम अच्छी है, सैलरी उसकी अच्छी है, ठीक है, आईटीआर अच्छी है और फंड्स फ्लो अच्छा है, सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट उसके पास लिक्विड और फिक्स असेट्स अच्छी हैं, तो उसको वीजा मिलता है। बट कुछ एक लोगों को जो वाकई में एलिजिबल, जो रियली एलिजिबल है, एम्बेसी को एक ही चीज देखनी होती है कि भाई वो बोलते हैं मोस्ट वेलकम, आप आए मेरे कंट्री में, कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि टाइम पे वो वापस आए। तो ये मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं है। तो अब उसके इंडिया में टाइज क्या है और बाहर वो जा रहा है उस कंट्रीज में टाइज क्या है, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। और आज की डेट में तो हर एक कंट्री मतलब जो वीजा ऑफिसर है, एम्बेसी है, वो कैंडिडेट को उसके सोशल मीडिया से ट्रेस करते हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट अपने आप को दिखा रहा है जी मैं कोई बिजनेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, और उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसका यूट्यूब कुछ और ही बोल रहा है, वहां पे वो कुछ और ही तरह की वीडियोस डल रही हैं, ठीक है, और वहां उसका प्रोफेशन अटैच नहीं हो रहा उस तरीके से जो उसने रिप्रेजेंट किया है कमीशन में, तो वो फ्रॉड माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एम्बेसी आज की डेट में हर एक तरीके से कैंडिडेट को देखती है। अगर यूएस की बात करें, जब आप DS-160 फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो DS-160 फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो उससे पहले पूछा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे हो कहीं, तो अगर लिंक्डइन पे है तो लिंक्डइन, इंस्टा पे है इंस्टा, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, जिस सोशल साइट्स पे उसके पूरे उसके एविडेंस वहां पे पूरी अपनी डिटेल देनी होती है। और उससे एम्बेसी फिर
पर्सन को ट्रेस करती है, फाइंड आउट करती है कि रियली जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या वास्तव में है या नहीं है। सपोज करो आप एंकर हैं, आप अब्रॉड घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपने फाइल लगाई, आप दिखा रहे हो मैं एंकर ही हूँ, मैं एंकर ही हूँ, तो आप एंकर हैं, ठीक है ना, आपकी पास ठीक ITR अच्छी है, आपके पास फंड्स हैं, और आपके फेसबुक पेज भी होगा, आपका इंस्टा भी पेज होगा, आपका लिंक्डइन भी पेज होगा। जब हाई कमीशन आपको देखेगी तो वहां पे क्या पाएगी, आप एंकरिंग ही कर रहे हैं, आपको डिफरेंट इमिग्रेशन कंपनीज की आपकी ने वीडियो मतलब जो टेस्टिमोनियल लिए हैं या फिर शूट किया या उनकी रिकॉर्डिंग की है या उनको क्या नाम है उनके ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं, तो वो उस आपके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होंगे ना, तो हाई कमीशन आपको कहेगी यस यू आर द जेन्युइन वन। और वही आप यहाँ पे आप एंकरिंग करें, वहां दिखा रहे हैं मैं कोई बिजनेस रन करती हूँ या गवर्नमेंट जॉब है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो हाई कमीशन इस तरीके से हर एक कैंडिडेट को आज की डेट में ट्रेस कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, वेस्टर्न ओवरसीज बीइंग एन RCIC मेंबर, और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी इमिग्रेशन लॉयर हमारे पैनल पे हैं, और तो हमारे कंट्रीज का स्टूडेंट वीजा, PR और टूरिस्ट वीजा करते हैं, लेकिन एक एलिजिबल कैंडिडेट का। तो मैं चाहता हूं कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक एप्लीकेंट को राइट है घूमने का, ठीक है। अगर आपके पास फंड्स है, आपके पास स्ट्रॉन्ग ITR है, आपके पास लिक्विड एसेट्स, जो कि मैं फंड्स की बात कर रहा हूं, और आपकी C एवेल्युएशन रिपोर्ट अच्छी है, तो डेफिनेटली यू डिजर्व। आप पे फ्रेश कैंडिडेट होते हुए भी US घूमने जा सकते हो, कनाडा घूमने जा सकते हो, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड है। मतलब आपका इंडिया में सोशल टाइज और एब्रोड जो जा रहे हैं वहां रीजन ये क्लियर होना चाहिए कि आप घूम के वापस आएंगे, वीजा लग सकता है। ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ एलिजिबल है, नहीं जानकारी चाहते हो तो इन नंबर्स के ऊपर ਤੁਸੀਂ कॉल कर सकते हो। सर आमतौर पे एक सवाल ये भी होता है कि क्या हमारी पहले ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है कि नहीं? दुबई, सिंगापुर जैसे मुल्क हैं, उनके मोहर लगी होनी पासपोर्ट पे जरूरी है कि नहीं? देसी भाषा में मेरा देसी सा सवाल है, जरूरी? देखो, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर तो करती है, लेकिन आप US कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन आपने दुबई का वीजा ले लिया, जो कि एक तरह से मतलब ऑन अराइवल आप कह सकते हैं, या फिर आपने सिंगापुर वीजा ले लिया, ठीक है, हर एक घूमने जा सकता है, मतलब वो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। थाईलैंड आप जा रहे हैं, तो ये कंट्रीज बहुत ज्यादा मैटर तो नहीं करते, लेकिन मैटर करते भी हैं, लेकिन एक्सेस में, या यू कैन से आप 10-5% का इसका वेटेज रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप आगे गए कहीं, ठीक है, आप US का वीजा लेना चाहते हैं, हैव यू ट्रेवल्ड टू यूरोप, हैव यू ट्रेवल्ड टू UK, हैव यू ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। आपका जो बिजनेस है या आपकी जो जॉब है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपको ट्रैवल हिस्ट्री ऐसे अगर सिंगापुर और दुबई से भी बनाने की जरूरत नहीं है कि उससे ऐसा नहीं है कि दुबई और सिंगापुर आप बार बार घूमे आए तो आपका US का वीजा लग जाएगा, ठीक है। आप दुबई बगैर घूमे भी, सिंगापुर बगैर घूमे भी US का वीजा ले सकते हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या है, आप प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, क्या आप जो एम्बेसी को बता रहे हो एक्चुअल में हो, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए इंडिया में, इकोनॉमिक टाइज आपके होने चाहिए, मतलब आपके पास सॉलिड फंड्स होने चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख डाल दिया उसके बाद कोई आगे पीछे कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ITR इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री ही भर रहे हो। तो ये चीजें अगर है तो डेफिनेटली वीजा लगता है। प्लस में जो जा रहे हैं वो एक रीजन होना चाहिए, आप किस लिए जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। प्लस में वहां से जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, वो क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनके क्या रेजिडेंशियल प्रूफ है, इंडिया में आपका और आपकी फैमिली का क्या बिजनेस या जॉब है, कितने आपके पास फंड्स है, ITR कितने की है, प्लस में आपके पास फिक्स असेट्स कितनी है, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है। ये सारी चीजें अगर परफेक्शन के साथ तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। आपने अभी इन्विटेशन का जिक्र किया, एक स्पॉन्सरशिप और एक होटल बुकिंग, ये दो चीजों के आधार पर हम सुनते हैं कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई होता है। इन दोनों चीजों का कितना रोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन होने का? देखिए, इनविटेशन है तो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है बाहर, कनाडा है, US है, वो अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, या अपने ब्रदर सिस्टर को बुला रहे हैं, तो या अपने दादा दादी को बुला रहे हैं, तो या मम्मी पापा को ज्यादा वेटेज मिलेगी, पहली बात। उसके बाद दादा दादी को भी वेटेज मिलेगी, लेकिन भाई बहन
अगर किसी को बुला रहे तो देखा जाएगा कि वो इंडिया में कितने स्ट्रॉन्ग है, कोई बिजनेस कर रहे हैं या जस्ट रिसेंट पास आउट है या स्टूडेंट है, तो हाई कमीशन समझ जाती है कि ये ब्रदर सिस्टर जो जा रहे हैं तो ये यहाँ पे इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, वहां जाके ऐसा ना हो कि वहीं रुक जाए। तो पेरेंट्स को वेटेज मिलती है पूरी, और दादा दादी को भी, ग्रैंड पेरेंट्स को वेटेज मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा और कि अगर स्ट्रॉन्ग ITR है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली साउंड है तो भाई बहन को भी वीजा मिलता है, या भाई बहन जो है वही स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, अच्छा उनका बिजनेस या अच्छी उनकी एजुकेशन है तो डेफिनेटली उनको वीजा मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक मिस्टर सुबोध है अंबाला से, तो उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने गए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी फाइल में हमने हेल्प की थी, तो मेरे ऑस्ट्रेलिया ऑफिस के रूट से। तो उनकी जो सिस्टर है वो MBA कर रही है बॉम्बे से, उनके फादर की यहाँ पे कंप्यूटर की का बिजनेस है, मतलब सेल परचेज का, और उनकी वाइफ है वो भी उनके बिजनेस में ही है। तो ITR बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी क्या नाम है कंप्यूटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितना भी मतलब पैसा आ रहा है वो अकाउंट में आ रहा है। तो जो ट्रांजेक्शन है वो करोड़ों में थी, ठीक है, और जब उसकी CA वैल्यूएशन रिपोर्ट लगी वो भी करोड़ों में लगी। इसके अलावा उसके दादा थे, दादा पेंशनर थे, दादा को वीजा सेम डे ग्रांट हुआ, जैसे उनका मेडिकल हुआ सेम डे ग्रांट हुआ, लेकिन 1 ईयर का वीजा मिला, ठीक है। कौन इनवाइट कर रहा है? स्टूडेंट, और वो पढ़ रहा है। सिर्फ उसने इनविटेशन दी थी कि मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ और होम सिकनेस फील कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मैं आई एम क्लोज टू माय फैमिली, तो मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूँ, मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ और अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। बड़ा छोटा सा परिवार है मेरा। इनविटेशन स्टूडेंट ने ही खुद लिख के टाइप करके और उस पर साइन करके हमें भेजा था। साथ साथ में उसकी COE लगी थी, प्लस में उसका अकोमोडेशन का प्रूफ लगा था, जो वीजा था वो लगा था। तो दादा का वीजा 1 ईयर का आया, क्योंकि दादा की एज ज्यादा थी। उसकी बहन का वीजा 3 ईयर का आया, इवन की स्टूडेंट थी वो। उसके मम्मी पापा का वीजा 3 ईयर का आया। तो अब जो सिस्टर थी उसके वीजा के चांसेस थे भी और नहीं भी थे, लेकिन फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ITR बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो एम्बेसी को पता है कि एक तो MBA कर रही है अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छे कॉलेज से, बॉम्बे से कर रही है, तो स्टूडेंट इज सो जेन्युइन, एंड सेकेंडली उनकी वो फाइनेंशियल साउंड है, तो ये मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनविटेशन है, वेल एंड गुड है। इनविटेशन नहीं है, आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो, तो ये मैटर करता है। होटल बुकिंग आप कर रहे हो तो आपकी आइटनरी, आप कहाँ कहाँ वहां जाएंगे, किससे मिलोगे, मतलब कहाँ कहाँ घूमोगे, कौन कौन सी जगह पे जाओगे, कौन कौन से हॉट डेस्टिनेशन है जिसपे आप घूमोगे। साथ साथ में आप इंडिया में कितने स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी पोस्ट क्या है, क्या डिपार्टमेंट ने आपको NOC दी, आपकी ITR कितनी, फॉर्म 16 कितने स्ट्रॉन्ग है, फंड्स आपके पास कितने अवेलेबल है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की कितनी, आप GST भरते हैं नहीं भरते, ITR भरते हैं नहीं भरते, प्लस में CA वैल्यूएशन रिपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, और ITR की कंप्यूटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, सेविंग में कितना पैसा है, FD में कितना पैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर लगता है हाई कमीशन को यस कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली साउंड, देन डेफिनेटली ही और सी जो भी कैंडिडेट है वो डिजर्व करता है, उसका वीजा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी नाल जुड़न ਲਈ और इस टॉपिक नु भी डिटेल समझाने ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली अगर आप भी टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वेस्टर्न ऑफिस की नियरेस्ट ब्रांच में आके हमसे मिल सकते हैं। आपको चेकलिस्ट दी जाएगी और चेकलिस्ट के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि भाई आपका एज पर द इमिग्रेशन वेबसाइट्स अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है कि वीजा लग सकता है। ठीक है, सत श्री अकाल प्रदीप जी, थैंक यू नाल जुड़न। सो तुसी कोई भी डिटेल चाहते हो टूरिस्ट वीजा संबंधी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।